दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम राजनीति विज्ञान क्लास 11 का चैप्टर वाइज सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसके ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आज लेकर आया हूं 4th चैप्टर जो है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में हम जानेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस लोकतांत्रिक सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका जो होती है वो हमारे कानून बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है, लागू करने का काम करती है, और जो होती है न्यायपालिका वो हमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अब इन तीनों अंग में आज हम एक अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्यपालिका, जिसको हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका क्या है। तो सरकार के उस अंग से है जो कायदा कानूनों के संगठन में रोजाना लागू करता है। इसमें और देखते हैं, सरकार का वो अंग है जो नियमों कानूनों को लागू कराता है, जो प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा, यानी कि विधायिका ने जो भी कानून बनाए उसकी स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और इसमें क्या है, तो कार्यपालिका में केवल देख लीजिए, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो कार्यपालिका के अंदर पूरे जो क्या बोलते हैं हमारे मंत्री परिषद ही नहीं होते, इसके साथ साथ हमारे जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर वगैरह, वो भी हमारे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अब पहले देख लेते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसमें सरकार के प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और उनके मंत्री, ये इनको सबको शामिल किया जाता है। तो यही है कि हमारे अगर पूछा जाए हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि कंट्री के हेड कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। वो गवर्नमेंट का हेड अगर पूछा जाए तो गवर्नमेंट का हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए वो उनके प्रधान होते हैं। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सरकार ने जो भी कुछ बनाया, जो भी नियम बनाए, उन सबके उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं। ये राजनीतिक जो अधिकारी होते हैं इनको हम वोट देकर, इनको जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। ये हमारे कौन होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी कि इनको हम चुनने के बाद में वहां भेजते हैं। वो स्थायी नहीं है, यानी कि ये स्थायी नहीं है। अब जान लेते हैं स्थायी कौन होते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका, तो स्थायी कार्यपालिका के अंदर देखते हैं कौन आते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया गया है। ये सिविल सेवक होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस आदि। यानी कि स्थायी जो होते हैं हमारे, इसमें आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करके जाते हैं, वो आते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका में जिनको हम निर्वाचित करते हैं, ये सारे लोग उसके राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यपालिका के कार्य क्या है। इसमें जानने वाले हैं हम कार्यपालिका के कार्य के बारे में, किस तरीके से वो वर्क करती है। तो सरकार की नीतियों को लागू कराना एवं विधायी नीतियों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना, यह इसका कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करता है, यानी कि कार्यपालिका जो है, जो भी कानून बनाया जा रहा है उसमें भी उनकी सहायता करता है। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है। जो कार्यपालिका होता है राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है। विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करता है। ये जितनी भी संधियां बन रही है उन सबका निष्पादन भी यही कार्यपालिका करते हैं। और साथ ही देखते हैं सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है। अब आगे देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं कार्यपालिका। तो आता है पहला वास्तविक कार्यपालिका, जो कहां ब्रिटेन और भारत के अंदर है। फिर आता है नाम मात्र की कार्यपालिका, जो भारत का पीसी व ब्रिटेन का सम्राट है। उसके बाद एकल कार्यपालिका यूएस का पीएस है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है। पैतृक कार्यपालिका ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जो वंश है उसमें होता है वंश परंपरा के आधार पर, जो ये कौन सी पैतृक जो होता है वंश परंपरा के आधार पर होता है।
निर्वाचित कार्यपालिका भारत व यूएसए के अंदर। निर्वाचित कार्यपालिका मतलब जिनको हम जिताकर भेज रहे हैं वो उन लोगों से जो कार्यपालिका है वो कौन सी निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। संपादक संसाधक कार्यपालिका तो ब्रिटेन व इन जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा के अंदर है। अध्यात्मक कार्यपालिका यूएस, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के अंदर है। और अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका भारत, फ्रांस, रूस और श्रीलंका के अंदर है। अध्यात्मक व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अध्यात्मक व्यवस्था, तो अध्यात्मक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, देश और सरकार दोनों के ही प्रधान होते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति जो होते हैं, देश और सरकार दोनों के ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इस व्यवस्था में के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है दोनों कामों में। और ये कहां पर कौन कौन सी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं तो पहले देख लेते हैं अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका को। अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई गई है। कौन सी वाली? अध्यात्मक व्यवस्था। अब देख लेते हैं अमेरिका में अध्यात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसी तरह अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहां कहां पर है तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। जो हमारे कंट्री के अंदर है, हमारे जो भारत के अंदर है वो कौन सी है? संसदीय व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जिसे हम हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन होते हैं? एक राजा की तरह होते हैं। तो राष्ट्रपति ये एक राजा होते हैं जो देश का नाम मात्र का प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। ये आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर शक्तियां, किसके पास शक्तियां होती है तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। ये कहां पाया जाता है? भारत, जर्मनी, इटली और जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। चांसलर मतलब वहां पे जो प्रधानमंत्री की जगह लेते हैं वो चांसलर है और वो एक उनके पास शक्ति होती है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान है। इसी तरह जापान में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। इसी तरह कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। अब अध्यात्मक व्यवस्था। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन के महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। अब रूस में एक अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश के प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धाध्यात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराते हैं पर उन्हें पद से हटा नहीं सकते क्योंकि वे सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली क्या चीज है, संसदीय प्रणाली में किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला देखते हैं कि प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। साथ ही क्या है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण प्रधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। साथ ही क्या होता है कि निचला सदन लोकसभा, जिसको हम देखते हैं कि लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है और मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ये सब किसके अंदर? संसदीय प्रणाली के अंदर मिलेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली क्या चीज है। अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में हम जानेंगे इसमें किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रपति कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष हैं और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। साथ ही क्या है, मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। इसी तरह अब आगे देखते हैं
कि मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकते, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है हमारे लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अब देखते हैं कि विधानमंडल को मंत्रिमंडल के अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, और यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह हमने देखा संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के डिफरेंस के उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और किसके पास कितनी पावर है। अब आगे देखते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका, यानी कि अब भारत के संसदीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माता, यानी कि जो भी हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, वह हमारे संविधान निर्माताओं ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता के अपेक्षाओं को प्रति संवेदनशील उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। तो यह हमारे जो संविधान जितने भी निर्माता थे, ये उनका मानना था कि इस तरीके से काम हो। अब देखते हैं आगे कि बस भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है और तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। हमारे देश के अंदर जब देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं एक औपचारिक जो है क्या देखने को मिल रहा है आपको कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। बाकी जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं, यानी कि ये राज्यों के अंदर जो कार्यपालिका बनती है वो कौन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिलाकर ये और उनके मंत्रियों से मिलाकर वो कार्यपालिका बनती है। अब औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, यानी कि जो भी यूनियन संघ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण कि इसको क्यों अपनाया गया, क्यों इसी प्रणाली को हमने अपनाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर अध्यात्मक कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, तो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे हों। ये कहा यह हमारे इसके अंदर मिलता है। पहला तो ये रीजन है। अब दूसरा देख लेते हैं, तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही होती है, और यही नियंत्रण भी इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अब हम अपने राष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि किस तरीके से, तो निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। इनको कौन चुनता है, निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल समप्रमाण मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग, यानी कि एक महाभियोग लगाकर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये हम जो देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल कब के संविधान के उल्लंघन के आधार पर उन पर यह महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जो हमें इससे पता चलता है। और राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति क्या है और उनकी शक्तियां क्या है। तो इनके बारे में देखते हैं। चलिए, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। तो एक औपचारिक प्रधान है, यानी कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत से कार्यकारी विधायी कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग
वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। यानी कि हमारे राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां तो दे रखी हैं, लेकिन उसमें जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही वो शक्तियों का यूज करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल अब देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति कैंडिडेट उसके उनके लिए कौन सी कितनी एज होनी चाहिए और क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी 35 यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए एवं एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, यानी कि कोई अगर पुराने राष्ट्रपति हैं वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान अगर राष्ट्रपति के लिए लड़ना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 35 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, अब राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति के अधिकार हैं। दूसरा क्या है, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, यानी कि सदन के अंदर किसी बिल पर कोई चर्चा चल रही है और वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो वो उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके सांसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने का विकल्प है। और क्या है, चुनाव के बाद कोई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये कौन, ये राष्ट्रपति ही करते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया, यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से लगाया जा सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। महाभियोग मतलब उन पे कोई वो लगाकर कि ये इस चीज में, यानी कि उन्होंने हमारे संविधान का उल्लंघन करके उसको पावर का ज्यादा यूज किया है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई बात रखनी है तो किस तरीके से उनको हटाने के लिए पूरा प्रोसेस किया जाएगा वो हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान में कोई उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यानी कि हमारे सदन का, हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में से कोई से भी हाउस हो वो पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक, यानी कि 2/3 से ज्यादा बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें 2/3 से अधिक लोग उनके महाभियोग में, उनके वोट में उनके अगेंस्ट हैं, तो इसके लिए दूसरा जो हाउस है वो इसको जांच करेगा। जांच की जाती है, यदि दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यह आज तक अगर देखा जाए तो अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये प्रोसेस तो है, लेकिन ये अभी तक जो है हमारे देश के अंदर कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। अब आगे देखते हैं आखिरकार राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियां हैं, वही मतलब सब कुछ उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में सारी सरकार चल रही है, तो उनका कहना है कि आखिर राष्ट्रपति पद की फिर क्या आवश्यकता है। तो जान लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर, यानी कि कोई भी हमारी सरकार है उसके अंदर उसके जो लीडर हैं, उनके जो सांसद हैं, अगर वो सपोर्ट में न रहे तब समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो। तो ऐसे इस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है और हमारे देश के लिए फिर एक ऐसा प्रमुख चाहिए जो पूरे देश को संभाल सके। इसलिए हमारे राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व कर सके, यानी कि वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी वजह से तो उनकी अब्सेंस में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो ये सारे काम कर सकते हैं जो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बात क्या उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या रोल है। तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है इनको भी। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति
होते हैं। तो आपने देखा होगा राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वे कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो हमने पहले राष्ट्रपति जी के बारे में जाना था कि उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। इसी तरह आप देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, वह शर्त कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को कर लिया स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति का महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि इन पर महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जान लेते हैं कि हमने राष्ट्रपति जी के चुनाव के बारे में जाना, वो किस तरीके से होता है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल समक्रीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है। इसमें केवल सांसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं। विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। और इनको जो शपथ दिलाई जा रही है, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जा रही है। अब उपराष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियां क्या है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि हमारे राज्यसभा के अंदर जो होते हैं यही हमारे, जिसे हम देखते हैं तो यही सभापति के रूप में वहां पर होते हैं। वह राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को चलाते हैं, ये उसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति को हटाए जाने पर अथवा किसी लंबी बीमारी होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। जब भी राष्ट्रपति नहीं होंगे उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति ये सारे काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये हमने जाना था। मंत्री यानी कि राष्ट्रपति जी के बारे में और उपराष्ट्रपति के दोनों के शक्तियों के बारे में जाना कि किस तरीके से कैसे कैसे उनकी शक्तियां डिवाइड कर दी गई है और राष्ट्रपति कैसे उनकी शक्तियों को यूज कर सकते हैं, यह हमने अभी तक जाना। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज को जानने वाले हैं कि पूरा जो कार्यपालिका है किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके के सदस्य होते हैं और कैसा कैसा इनका क्या क्या रोल होता है। तो इसमें अब हम आ जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जिसे ही वो बहुमत खो देता है वो अपना पद भी खो देता है। तो आप सभी जानते हैं, जो भी स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में ऑलमोस्ट सभी को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री वही होते हैं जो सत्ता यानी कि जो भी पार्टी में बहुमत के साथ में जीत हासिल करती है उन्हीं का एक सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी क्या बीजेपी सरकार, बीजेपी जो पार्टी है उसके अंदर फुल बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब इसी तरह आप देखते प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के प्रधान ही तय करते हैं कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उनके मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन मंत्री होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। और ये भी आपको पता है कि प्रधानमंत्री ही होते हैं जो सारे मंत्रालय बांटते हैं, कौन किसको कौन सा मंत्रालय देना है। इसी कारण वे मंत्रिपरिषद के प्रधान भी होते हैं, क्योंकि सारा रोल जब उन्हीं वही कर रहे हैं कि सारे किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये सारा रोल उन्हीं के हाथ में। इसी वजह से वो कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं उन सबको क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, यानी कि संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या मंत्रिपरिषद बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद किसी भी सदन के सदस्य
के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मान लीजिए किसी वजह से वो कहीं से निर्वाचित नहीं है और वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनको क्या करना होगा कि 6 महीने के अंदर किसी न किसी जगह से उनको निर्वाचित होना पड़ेगा। ये क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जाना। अब आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, यानी कि मंत्रिपरिषद के अंदर कितने लोग, मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो संविधान के 91वें संशोधन यानी 91वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा की कुल सदस्यीय संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारे दोनों सदन है उसके अंदर उसको मिलाकर कुल 15%। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता को सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री का स्थान देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का क्या स्थान है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री का स्थान तो सरकार में सर्वोपरि है, यानी कि सबसे हाई लेवल का उनका स्थान है। मंत्रिपरिषद में सभी आस्तिक में आते हैं। जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री की मृत्यु त्याग पत्र में पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी कि जब प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे उसके बाद ही मंत्रिमंडल बनेगा। और अगर किसी वजह से मंत्रिपरिषद में यानी कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं या फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी प्रधानमंडल यानी कि जितनी भी मंत्रिपरिषद है वो पूरी की पूरी भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सरकार की दूरी, या अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और सांसद के बीच सेतु का काम करता है। यानी कि वो एक बीच में जो होते हैं ये इनके इधर से उधर के मैसेंजर, यानी कि सारे काम जो प्रधानमंत्री होते हैं तो मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति तक जो इनका काम करते हैं वो इसके सेतु होते हैं। वे संसदीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। एक इनका प्रधानमंत्री जी का काम होता है। अब प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मंत्रिपरिषद का नियंत्रण यानी कि इनका नियंत्रण भी है, लोकसभा का नेतृत्व और मीडिया तक पहुंच, सूचना के दौरान उसका व्यक्तिगत आभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि, अधिकार वर्ग पर क्या है विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि, और ये पॉकेट बॉक्स क्या है तो गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्ति में काफी परिवर्तन आ गया है। यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री की शक्ति में वो पावर नहीं रहती जो एक पूर्ण बहुमत के साथ में जो सरकार बनाते हैं और उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा ही शक्ति होती है। इस वजह से इसमें काफी परिवर्तन आ गया है। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इसमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में ना रह सकी है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है। ये हमने देखा है। अब प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, अब इसके बदलाव के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी है, राजकीय सहयोगियों में परामर्श हुआ प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार पर अंकुश लगा है, सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद भी नीतियां बनती हैं। अब राज्यों में कार्यपालिका स्वरूप क्या है, तो राज्य में कार्यपालिका के स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, राज्य में एक राज्यपाल होता है, यानी कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होते हैं। जैसे पूरे देश के लिए हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इसी तरीके से राज्य के अंदर एक राज्यपाल होते हैं
जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी कि वो कौन होते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार होती है उनकी सलाह पर राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। बाकी जो है वो सारे के सारे सिद्धांत वही है। अब आगे देखते हैं स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। नौकरशाही के बारे में जान लेते हैं। तो कार्यपालिका के मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही का प्रशासनिक का है मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने का परीक्षण और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की भी ये जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। अब नौकरशाही के सदस्यों को चुनाव। अब नौकरशाही के सदस्यों को चुनाव किस तरीके से करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो नौकरशाही के सदस्यों को चुनाव, तो इसमें क्या होता है, नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि कौन, अब जान लेते हैं कि प्रांतीय सेवाएं स्थायी सरकारों के कर्मचारी और लोक अपकृतों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। बाद में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य कौन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी को सौंपा गया। जो यूपीएससी होती है ये कौन है, नौकर अखिल भारतीय सेवाएं हैं और यूपीएससी के ही थ्रू हमारे आईएएस आईपीएस वगैरह सब निकलते हैं। लोक सेवा आयोग क्या है, अब लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं। लोक सेवा आयोग, ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा गया है। यानी कि जिस तरीके से यूपीएससी पूरे कंट्री के लिए काम करती है, इसी तरीके हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं जो राज्य स्तर पर काम करते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपस्थित किया जा सकता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता या योग्यता के आधार पर बनाकर ही की जाती है। संविधान में पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनाने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये कौन, हमारे जो सरकार के अखिल भारतीय सेवा है वो सभी के लिए रास्ता खोलता है और उनके आदिवासी दलित लोग जो है उनके लिए आरक्षण भी किया है। तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा है, केंद्रीय सेवा है, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क है। अब है प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और यह सामान्यतः आईएएस का अधिकारी होता है। तो ये हमने देखा होगा, हमारे जो जिले के कलेक्टर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो उस जिले के एक तरह से देखा जाए तो वो हेड होते हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो किनको माना जाएगा, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तीन ही लोग हैं, जिसमें पहले आ जाते हैं पीएम, दूसरे नंबर पे स्टेट लेवल पे जाएंगे तो सीएम और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो डीएम। इन्हीं तीन लोगों के अंडर में सारा वर्क और सारा काम, सारे वो शासन चलता है। अब पॉकेट वीटो के बारे में जान लेते हैं कि पॉकेट वीटो क्या है। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक या अनुमति नहीं देता है, यानी कि पॉकेट वीटो के अंदर क्या चीज है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं और संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
पूर्ण विचार यानी कि पार्ट 3 के अंतर्गत पूर्ण विचार भी नहीं लौटाते हैं तो ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई ऐसा बिल है तो राष्ट्रपति जी ने ना तो उसको देखा है ना वापस भेजा है, उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कार्यपालिका के बारे में जाना और कार्यपालिका के कौन सदस्य होते हैं, राजनीतिक सदस्य और स्थायी सदस्यों के बारे में जाना। राजनीतिक सदस्य में हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी आ जाते हैं और स्थायी सदस्य में हमारे सिविल सेवक जो परीक्षा पास करके IAS IPS अधिकारी होते हैं वो सब उसी के अंदर आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ जाना। तो थैंक यू साथियों एंड तक बने रहने के लिए। इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर देखने तो हमारे YouTube चैनल ओशियन पॉइंट पर जाकर वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और आपको किस टॉपिक पर और किस तरह के आप चैप्टर और कौन से सब्जेक्ट के चाहते हैं तो वो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में हमको सुझाव दे सकते हैं। उसी सब्जेक्ट का हम आपको नेक्स्ट टाइम उसके लेक्चर बनाएंगे। तो थैंक यू साथियों एंड तक बने रहने के लिए।